गुड इवनिंग दोस्तों। मैं एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हम लोग हिस्ट्री का मिडाइवल इंडिया देखेंगे। एग्जामिनेशन पर्पज से हमारा दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक मिडाइवल इंडिया और एक एंशियंट इंडिया, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये दोनों हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसमें मुग़ल आए, हमारे यहाँ आक्रमण किया और मुग़लों का शासन कब से चला, वही देखेंगे। मुस्लिम इन्वेज़न। देखिए, सबसे पहले हमारा मोहम्मद बिन कासिम आया था, जो कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आया था भारत में। 1712 एडी में आया था ये। फिर उसके बाद मोहम्मद गजनवी आया। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी आया। मोहम्मद गजनवी यहाँ पे लूटपाट करने के लिए आया था और मोहम्मद गौरी यहाँ पे शासन करने के लिए आया था। और फिर उसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत चालू होता है, स्लेब डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। ये 5 डायनेस्टी हमारा दिल्ली सल्तनत में आते हैं। फिर उसके बाद हमारा मुग़लों का आक्रमण होता है, बाबर आता है। फिर बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद सूर डायनेस्टी, क्योंकि हुमायूं से युद्ध हार गया था, हुमायूं युद्ध हार गया था शेषा सूरी से। फिर उसके बाद हुमायूं का फिर से राज आता है। फिर अकबर आता है, फिर जहांगीर आता है और शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब को मुग़ल डायनेस्टी का सबसे लास्ट एम्परर माना गया है। यहीं पे हमारा मिडाइवल इंडिया ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद बहादुर शाह जफर का शासन आता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग आज मिडाइवल इंडिया देखेंगे, कहाँ से शुरू हुआ। और आज हम लोग पूरा मुस्लिम इन्वेजन का मोहम्मद गौरी तक का हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुग़ल सल्तनत देखेंगे। तो सबसे जरूर, क्योंकि पहला आक्रमणकारी था तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत हमारा होता है कि शुरुआत हमारा होता है तो हमारा मुस्लिम धर्म से। सबसे पहले मुस्लिम धर्म कहाँ से आया, फिर वहीं से आक्रमणकारी आए, तो उसी को हम लोग देखेंगे। देखिए, मध्यकालीन भारत का जो था उसमें इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था। तो हम लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म को देखते हैं। इस्लाम धर्म का देखिए 5 पिलर होते थे, 5 स्तंभ। इस्लाम धर्म का 5 पिलर, 5 स्तंभ होते थे। पहला कि कलमा, जो कलमा करता है वो इस्लाम धर्म को मान सकता है। इस्लाम धर्म को मानने वाला पहला उसका होता था कलमा। फिर वो 5 बार नमाज करता है। फिर रमज़ान में जो रोज़ा रखता है और जो हज यात्रा करता है। और जक़ात, जक़ात 140 मतलब 1/40, मतलब अपनी कमाई का 40% भाग दान कर देता है। तो वही इस्लाम का यही नियम था 5, कि अगर कोई इस्लाम धर्म को फॉलो करता है तो उसको कलमा करना ज़रूरी है। वो 5 टाइम नमाज। कलमा क्या होता है? ला इलाहा इल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक कलमा है हमारा। उसी को कह के इस्लाम धर्म कबूल करते हैं। और फिर 5 टाइम का नमाज करते थे। फिर रमज़ान में जो रोज़ा, जो 1 महीने का तकरीबन चाँद को देख के रमज़ान में रोज़ा रखते थे। और एक बार हज यात्रा, मक्का और मदीना जो हमारा 2 जगह है, मक्का मक्का मदीना, मक्का मदीना जो हमारा जगह है, वहाँ पे एक बार जो अगर इस्लाम धर्म को कोई फॉलो करता है तो वहाँ पे यात्रा करना उसका ज़रूरी होता है। देखिए, जो नहीं मानते हैं उन्हें काफिर कहा जाता है इस्लाम में। काफिर जो कि नॉन मुस्लिम होते हैं, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं। और ज़कात क्या होता है कि अपनी कमाई का 1/40 भाग दान कर देना। तो यही इस्लाम धर्म का मेन मोटिव था। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे शुरुआत हुई इस्लाम धर्म का। देखिए दोस्तों, इस्लाम धर्म का शुरुआत उसका हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया था।
जिनका जन्म 570 एडी में और 632 ईस्वी में इनका डेथ हो गया था एडी में। ठीक है। फिर उसके बाद क्या था कि इन्होंने मदीना में इनका डेथ हुआ था और इनका मक्का में पैदाइश हुआ था। तो ये दो जगह बहुत फेमस होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि हज़रत मोहम्मद साहब जो थे वो एक गुफा में जाते थे रोज़ और वहाँ पे ध्यान करते थे और अपने बारे में मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे, योगा करते थे, या जो भी अपना मतलब कुछ ध्यान में कुछ करते थे। उसके कारण इनको 610 ईस्वी में इनलाइटमेंट मतलब महाज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि हीरा गुफा में हुई थी। और जब वो वहाँ से बाहर आए तो इनके पास एक बुक था जिसे कुरान कहते हैं। कुरान इन्होंने बताया कि लोगों को कि एक कुरान है, इसे हमें देवदूत ने दिया है और बताया है कि इसी को तुम फॉलो करो और इस धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो वहाँ जो लोग इसको बिना तर्क वितर्क किए मान लिए वही लोग मुस्लिम कहलाए। और फिर इसके बाद ये 7वां सेंचुरी चल रहा था और वहाँ पे जहाँ पे थे मक्का में हज़रत मोहम्मद साहब, उन्होंने क्या किया कि उनका पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होने लगा, लोग उनकी बातों को ज़्यादा मानने लगे। तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उनको वहाँ से निकाल दिया। तो वहाँ से वो मूव करके मदीना चले आए, मक्का टू मदीना। इसी को हिजरात कहते हैं, यही यात्रा उनका हिजरात कहलाता है और इसी को हिजरी संवत भी कहते हैं। 622 एडी में चालू हुआ था जब इन्होंने मक्का से मदीना को मूव किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। हज़रत मोहम्मद साहब के जो एक सन इन लॉ थे, जो दामाद कहे जाते हैं, अली, ये इन्होंने पहले इनके शिष्य थे और बाकी 3 थे, अबू बकर, उमर और उस्मान। पहले शिष्य इनके अली थे ही थे, जो कि इनके दामाद थे। और उनमें क्या हुआ कि जो ये चारों इनके शिष्य थे इनको खलीफा इनको कहा गया। और इनको जो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अबू बकर को लोगों ने सबसे पहला खलीफा मानना, लेकिन अली को लोग कह रहे थे कि सबसे पहला खलीफा अली ही होगा। तो अली को पहला खलीफा न मान करके लोग दो मतों में इनमें डिवाइड हो गया कि अबू बकर खलीफा बनेंगे या तो अली बनेंगे। तो इनमें 2 लोगों में डिवाइड हो गया। जो लोग अबू के पक्ष में थे उन्हें सुन्नी मुसलमान कहा गया और जो लोग अबू बकर के साथ थे उन्हें सुन्नी मुसलमान कहा गया। जो लोग अली के साथ थे उन्हें शिया मुसलमान कहा गया। अब क्या था कि इन लोगों में बहुत ज़्यादा मतभेद होने लगा। तो जब बगदाद का एक जो राजा था अब्बासी, उन्होंने कहा कि अली के जब एक बेटे हुए हुसैन, हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे जो थे हुसैन, अली के बेटे थे, उनको बगदाद बुलाया और वहाँ पे उनकी हत्या कर दी। जब उनकी हत्या कर दी तब उसके बाद क्या हुआ कि सुन्नी मुसलमान इन लोगों पे शिया मुसलमानों पे ज़्यादा भड़क गए क्योंकि हुसैन की हत्या हो गई थी। तो उन्होंने क्या कहा कि अब हम दुनिया से शिया मुसलमानों का नामो निशान मिटा देंगे। तो उसी लिए इन्होंने जिहाद किया और इसी को जिहाद कहते हैं। तो जिहाद जो है जो सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमानों को मारने के लिए जिहाद का यूज करते हैं। और फिर जब शिया मुसलमानों ने क्या कहा कि जो हुसैन थे हमारे, हुसैन के मरने का दुख हमें भी है। तो उन्होंने मुहर्रम का यूज़ किया, मुहर्रम मनाते हैं
इन्हीं के दुख में करने के लिए। और इन दोनों में से जो शिया और सुन्नी मुसलमान थे, उनमें से भी एक निकल के आए सूफ़ी, जो कि सूफ़ी म्यूजिक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सूफ़ी का मतलब ये था कि देखिए, हमें लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है, हम अपना सिर्फ अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की ही पूजा करेंगे। वही लोग सूफ़ी कहलाए। अब वो एक हमारा तीन तीन गुटों में बट गया, शिया, सुन्नी और सूफ़ी। फिर अब यहीं से हमारा अरेबियन इन्वेजन होता है, अरबों का आक्रमण। पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है 712 ईस्वी में, जो कि 714 ईस्वी तक चलता है। 2 साल ही ये मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया था। इसको अब हम लोग देखेंगे शुरुआत से। देखिए क्या था कि मुस्लिम इन्वेजन, अरबों का आक्रमण में, कि मोहम्मद साहब जो थे, उनके पहले जो थे खलीफा, जो शिष्य थे, वो अबू बकर बने। लेकिन बनना चाहिए था अली को। लोगों ने कहा कि अली को, तो अली को जब बनना चाहिए था, तो 2 भागों में यहाँ डिवाइड हो गया था, जो अभी हमने बताया, शिया और सुन्नी में। ये लोग सुन्नी बने और अली के चाहने वाले शिया बने। ठीक है। और अली को उमैया डायनेस्टी का, अरब का एक उमैया डायनेस्टी था, जिसने कि अली को मार दिया था। ठीक है। और खलीफा जिसे कहते हैं, खलीफा का क्या मतलब होता है कि एक खालिस शब्द से मिलके बना है। खालिस का मतलब होता है प्योर, मतलब शुद्ध। शुद्ध को खलीफा कहते हैं। जो शुद्ध होता है, जो प्योर होता है, उसे खलीफा कहते हैं। ठीक है। जब उमैया डायनेस्टी का ने अली को जब मार दिया, तो वहाँ पे एक ईस्टर्न गवर्नर स्थापित किया, जिसका नाम था हज्जाज। हज्जाज नाम का एक ईस्टर्न गवर्नर हज्जाज को बनाया गया। और वहाँ से क्या होता था कि वो लोग जब ये जो भारत का मैप आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो सिंध होता था, सिंध के पास से ये लोग अपना गुजर रहे थे। तो यहाँ पे जो दाहिर नाम का एक राजा था, दाहिर नाम का, देवल स्थान पे एक दाहिर नाम का राजा था। तो इनकी जहाज़ों को लूट पाट लेता है। तो यही कहा जाता है कि सबसे बड़ी गलती पहली बार भारत के द्वारा ही की गई थी, कि इसने इसने हज्जाज नाम के जो गवर्नर था, उसका जहाज़ को लूट लिया था दाहिर ने। तब फिर इसके बाद हज्जाज ने अपने एक सेनापति को, जो कि मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम जो था, उसको भेजा कि जाओ, जाके पूछ के आओ दाहिर से कि क्यों ऐसा किया। तो वहीं पे जो और दाहिर जो था हिंदू शासक था। तो यहीं पे मोहम्मद बिन कासिम का शुरुआत होता है 712 एडी में। पहला अरब अटैक इंडिया में होता है, जो कि सिंध पे। और इस मोहम्मद बिन कासिम का से रिलेटेड कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि मैं बताऊंगा आपको। पहला, इसने जजिया कर लगाया, जो कि नॉन मुस्लिम टैक्स था। जैसे कि कहा कि ऐसा है कि हम आपके धर्म को से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी नॉन मुस्लिम लोग हैं, मतलब जो मुसलमान नहीं हैं, उनको एक टैक्स देना होगा, जो कि जजिया है, जो कि पूजा पाठ करने पे दिया जाता है। अब क्या था कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करके, जो कि सिर्फ मात्र एक 17 साल का लड़का था मोहम्मद बिन कासिम, उसने दाहिर को की हत्या कर दी थी। वहाँ पे आक्रमण किया, पहला अटैक किया 712 ईस्वी में, और आक्रमण कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसने क्या क्या किया, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। देखिए, जो दाहिर जो था, उसकी 2 बेटियां थी, सूर्य देवी और निर्मला देवी, 2 बेटी थी। उसने दाहिर की बेटियों को अरब भेज दिया हज्जाज के पास। हज्जाज के 2 बेटे थे, उनसे विवाह करने के लिए। और
क्या किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था, जो कि आमदनी का 1/2 और 2/3 मतलब आधा और 2/3 भाग था, जो कि विधवा और ब्राह्मणों को नहीं देना था। इसी ने गोल्डन गोल्डन क्वाइन भी चलाया था, जिन्हें दिरहम कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि दिरहम आज भी अरब में चलता है। और इसी ने सबसे पहले खजूर की खेती की थी और ऊँट पालन किया था यहाँ पे। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि खजूर की खेती और ऊँट पालन करने वाला सबसे पहला व्यक्ति भारत में कौन था। और इसी ने अरबी घोड़े लेके आए थे। ये अपने भारत के हारने का सिर्फ एक ही मुख्य कारण था, क्योंकि हमारे पास क्या था कि हाथियों की संख्या ज़्यादा थी। और जो बाहर के लोग आते थे वो लोग घोड़े लेके आए, और घोड़े बहुत ज़्यादा फुर्ती में थे। और हाथी, जो हमारे यहाँ हाथी थी, वो लोग पैदल सेना को कुचलने के लिए यूज़ करते थे। तो जब तक हाथी एक राउंड मारता तब तक घोड़े बहुत फुर्ती से कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते थे। तो इसी कारण हमारे हारने का सबसे ज़्यादा कारण यही बना। और इसी ने सबसे पहले मानसून शब्द का, जो मानसून हम लोग सुनते हैं, मानसून क्या है कि जैसे जो ऋतु परिवर्तन होती है उसे जैसे जो बारिश आने लगता है तो उसी को मानसून कहते हैं। तो मानसून शब्द एक अरबिक शब्द है, और इसी ने सबसे पहले एटलस, जो मानचित्रावली होती है, उसका उपयोग किया। तो ये मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो सूर्य देवी और निर्मला देवी थी, इन्होंने एक चाल चला कि ऐसा इतिहासकारों ने लिखा, अब ये पता नहीं कितने हद तक सच सच है, कि सूर्य देवी और निर्मला देवी जो थी, इन्होंने अल हज्जाज को कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने आपके यहाँ हमें भेजा तो ज़रूर है, लेकिन हमारी असमत पहले ही लूट ली गई है। तो इस कारण से जो अल हज्जाज था, उसने तुरंत उसको मोहम्मद बिन कासिम को तुरंत अरब लौटने का आदेश दिया, और उसे उसकी हत्या करा दी गई। और कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक लिखते हैं कि इस अपने सच्चाई का सबूत देने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने खुद ही अपना सर काट के राजा को पेश कर दिया था अल हज्जाज के पास। तो ये हमारा मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड कुछ तथ्य थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और और क्या था कि इसने दो किताबों को अरब में ट्रांसलेट कराया था। चरक संहिता और पंचतंत्र। पंचतंत्र को जो अरब में कराया गया था, इसको कलीला वदीमिया कहते हैं। और इसे पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा हुआ था। ठीक है। चरक संहिता चरक द्वारा कनिष्क के राज में, कुषाण वंश का जो राजा था कनिष्क, उसके राज्य में उसको लिखा गया था चरक संहिता। ये सबसे ज़्यादा बुक मतलब फेमस है। इसे इसने ट्रांसलेट करवाया था। अब फिर इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद अब हम लोग देखेंगे कि तुर्कों का आक्रमण होता है हमारे देश में। हमारे देश में तुर्क आते हैं। तो ये क्या था कि जो कि तुर्क में एक शख्स था, अलफ्तगीन एक शख्स था, जो कि गजनी डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। ठीक है। और गजनी डायनेस्टी को यामिनी डायनेस्टी भी कहते हैं। और इसका एक सन इन लॉ मतलब जो दामाद था, इनका जो एक गुलाम था, उसी वही इनका दामाद भी था। तो उसको सुबक्तगिन नाम उसका नाम था। ठीक है। इसी ने फर्स्ट तुर्की अटैक किया, और इसके सन का नाम था महमूद गजनवी। ठीक है। इसके सन का नाम था महमूद गजनवी, जो कि गजनी को अपने मतलब स्वतंत्र कर लिया, जो कि गजनी को स्वतंत्र कर लेता है और वहाँ का राजा बन जाता है। ठीक है।
और यहीं पे उस वक्त क्या था कि जो हमारा ये सिंध वाला प्रांत है, जो कि वहीं पे एक जगह था पेशावर, पेशावर का राजा जयपाल था। जयपाल एक राजा था। तो जब इसके पिताजी सुबुक्तगीन जब आक्रमण किए थे तो उन्हें क्या किया था कि उन्हें मार दिया था जयपाल ने। तो उसी का बदला लेने के लिए महमूद गजनवी ने कसम खाई कि मैं हर साल भारत पे एक बार आक्रमण जरूर करूँगा। उसने कसम खाई कि मैं हर साल भारत पे एक आक्रमण जरूर करूँगा। अब यहीं से महमूद गजनवी का शासन स्टार्ट होता है। ठीक है। महमूद गजनवी 1000 ईस्वी में ही पहली बार हिंदू शासी राजा जो जयपाल था पेशावर में, उस पर आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद क्या होता है कि जयपाल को मारता नहीं है, उसे छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद उस पर हंस करके व्यंग करके छोड़ देता है, जिससे कि जयपाल राजा तो जो था वो बहुत ही आहत होता है। और कहा जाता है कि वो आग में कूद के खुदकुशी कर लेता है। और फिर उसके बाद 1006 में हिंदू शासी राजा जो ये जयपाल का ही लड़का था, आनंदपाल, नगरकोट जो हिमाचल में इस वक्त है, वहाँ पे नगरकोटी एक जगह थी, वहाँ का एक राजा था। उसने 1004 में जयपाल को और 1006 में आनंदपाल को डिफीटेड हरा दिया। ठीक है। और महमूद गजनवी ने 17 बार इंडिया पे आक्रमण किया। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जगह है, जैसे है कालंदिया है, मथुरा है, थानेश्वर है, गुजरात है। तो गुजरात पे जब इसने पहले इसने क्या किया कि गुजरात पे सुना कि गुजरात में बहुत ही ज़्यादा समृद्ध जगह है, तो वहाँ पे उसने आक्रमण किया, जहाँ की वहाँ का राजा था उस वक्त भीम प्रथम, चालुक्य वंश का जो राजा था भीम प्रथम। वहीं पे सोमनाथ मंदिर का इसका सबसे बड़ा आक्रमण, जो कि इतिहास में सबसे ज़्यादा फेमस है, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण भीम प्रथम के शासन में, चालुक्य डायनेस्टी का जो राजा था उसके शासन में हुआ था। ठीक है। अब इसके बाद कि इसी के दरबार में एक लेखक, एक स्कॉलर, एक विद्वान जो था अलबरूनी, वो बहुत ही फेमस था। उसने किताबुल हिंद नाम की एक बुक लिखी थी, जिसमें कि किताबुल हिंद के नाम की एक बुक लिखी थी, जिसमें कि सोशल स्ट्रक्चर मतलब सामाजिक स्थिति के बारे में भारत के बताता है। और इसका सबसे फेमस अटैक जो था, 16वां अटैक सोमनाथ मंदिर पे था। His famous attack to India on Somnath Temple in the 1025 AD, 1025 AD में जो इसने सोमनाथ मंदिर पे सबसे फेमस आक्रमण किया था, वही था इसका। महमूद गजनवी ब्रेक स्टैचू ऑफ शिवा, जो कि शिव जी का मंदिर था, सोमनाथ मंदिर, वहाँ पे उसको लूट लेता है और वहाँ का लेके चला जाता है। महमूद गजनवी डाइड इन 1030, 1030 में ही ये मर जाता है। ठीक है। कुछ इसके राज्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हुए थे। फिरदौसी, जिसने शाहीनामा लिखा था, जिसमें कि इसके पिता सुबुक्तगीन की ये के जीवन काल के बारे में परिचय था, और इसने क्या क्या किया और उसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। कि 1014 ईस्वी में इसने क्या किया था कि स्थानेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि हरियाणा में है, स्थानेश्वर महादेव का मंदिर हरियाणा में है, जिसे चक्रस्वामी कहते हैं, उसे डिस्ट्रॉय किया था 1014 ईस्वी में। तो इसमें क्या था कि इसमें क्वेश्चन एक आया था कि स्थानेश्वर मंदिर किस भगवान का है। तो ये शनि भगवान का नहीं है, या किसी महादेव जैसे लिखा है, तो महादेव का भी ये नहीं है। ठीक है। ये भगवान कृष्ण का है। और इसे यहाँ की मूर्तियों को बाहर निकलवा करके अपने घोड़ों से रौंदवा दिया था। तो इसका लास्ट युद्ध जो था 1027 ईस्वी में जाटों पे हुआ था। तो जब ये जो चीज़ें लूट के जा रहा था, तो जाटों ने इससे इससे उल्टा ही लूट लिया था।
ठीक है। और दो राइटर और मेन हैं जो कि उतवी उतवी ने चचनामा को पर्शियन में लिखा था, और बैहाकी सुबुक्तगीन तारीख़ सुबुक्तगीन बुक की रचना की थी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। और महमूद गजनवी जो था, उसने अपने आप को सुल्तान गाजी का टाइटल दिया था। गाजी मतलब जो होता है, जो कि नॉन मुस्लिमों को जो मारता है, उसको गाजी कहते हैं। और अपने खुद को ही गाजी का टाइटल दे दिया था। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी यहाँ पे जो आया वो शासन करने के लिए आया था। ठीक है। सबसे पहले क्या था कि ये 1175 एडी में संसवानी तुर्क था। ये जहाँ से बिलोंग करता था उसे संसवानी तुर्क कहते थे। और हिज फर्स्ट अटैक इन इंडिया 1175 एडी ऑन मुल्तान का जो जगह था, मुल्तान के जगह पे इसने आक्रमण किया, जो कि करमाथी मुसलमान, वहाँ पे जो करमाथी मुसलमान थे, वहाँ के मुस्लिमों को करमाथी मुसलमान कहा जाता था, उस पर उसने आक्रमण किया। उसी समय चालुक्य किंग जो भीमसेन द्वितीय था। पहले देखिए, पहले वाले में क्या था कि महमूद गजनवी ने भीम प्रथम के काल में आक्रमण किया था सोमनाथ में। लेकिन उसी समय जब इसने सुना कि जब गुजरात में भीम द्वितीय जब जो राजा था, फिर इसने सुना कि गुजरात में सबसे ज़्यादा धन है, सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था वहाँ का सही है, तो ये गुजरात की ओर बढ़ चला। चालुक्य किंग भीम द्वितीय, जो जिसे मूल राज भी कहते हैं, मूल राज द्वितीय भी कहते थे, ही डिफीटेड बाय द चालुक्य किंग भीम द्वितीय इन 1178 इन गुजरात। ठीक है, राजस्थान माउंट आबू में। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि कौन सा ऐसा राजा है, ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी 1175 एडी में आया था। ये संसवानी तुर्क था। संसवानी तुर्क इसे कहते हैं। इसका जो वंश था वो संसवानी था। हीज फर्स्ट अटैक इन इंडिया 1175 एडी ऑन मुल्तान। इसने मुल्तान पे पहला अपना आक्रमण किया था, जो कि 1175 एडी में था। ये वहाँ पे करमाथी मुसलमान थे, जो वहाँ पे मुसलमान थे उन्हें करमाथी मुसलमान कहा जाता था। उन्हीं पे इसने आक्रमण किया था। अब देखिए, जब इसे पता चला कि जैसे वो कि गुजरात में बहुत ज़्यादा धन है, तो इसने गुजरात की ओर अपना रुख किया। और उस वक्त भीम द्वितीय, जिसे मूल राज भी कहते थे, वो चालुक्य वंश का राजा था उस वक्त, भीम द्वितीय। अब देखिए, मोहम्मद गजनवी के समय में भीम प्रथम था और मोहम्मद गौरी के समय में भीम द्वितीय था। ही वॉज डिफीटेड बाय द चालुक्य किंग भीम द्वितीय इन 1178 एडी इन गुजरात। ठीक है, गुजरात के राजा से भीम द्वितीय से ये पहली बार हारा था। ठीक है, देखिए, मोहम्मद गौरी 17 बार अपना वो किया था आक्रमण, 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन हारा था पहली बार। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गौरी किसने हराया था, तो हम लोग हमेशा याद रखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। लेकिन पहली बार जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो पहली बार किसने हराया था, तो भीम द्वितीय ने गुजरात में इसको हराया था। ये माउंट आबू के पास राजस्थान में एक जगह है, वहीं पे इसने युद्ध किया था। अब आता है कि जब उस वक्त इधर ये हारा
गौरी। तो उसी समय एक चौहान डायनेस्टी होता था जिसका राजा पृथ्वीराज चौहान द्वितीय था। कन्नौज का राजा था ये पॉल डायनेस्टी। और उसी समय कन्नौज में कि एक था पॉल डायनेस्टी जो था उसका राजा जयचंद था। तो जयचंद की एक बेटी थी संयोजकता। संयोजकता उसकी बेटी थी। तो पृथ्वीराज चौहान संयोजकता से प्रेम करते थे। तो और लेकिन जयचंद जो था वो उससे नफरत करता था पृथ्वीराज चौहान से। तो जब जयचंद ने संयोजकता का स्वयंवर रखा तो पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया था। तो लेकिन पृथ्वीराज चौहान उस स्वयंवर से संयोजकता को उठा ले जाते हैं और विवाह करते हैं। और फिर इससे जयचंद बहुत नाराज़ हो जाता है और ये मोहम्मद गौरी के पास अपना संदेश भेजता है कि आप इंडिया में फिर से आक्रमण करिए और मैं आपका हेल्प करूँगा। ठीक है। फिर तब वो आता है, दूसरी बार आक्रमण करता है। ठीक है। इसमें क्या था कि उसका जो पहला युद्ध था बैटल ऑफ तराइन बहुत ही फेमस युद्ध था। 1191 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। जो पहला युद्ध पृथ्वीराज ने जीत लिया था। जो मेन युद्ध है यही बैटल ऑफ तराइन 1, बैटल ऑफ तराइन 2। ठीक है, यही तो था। लेकिन ऐसा इतिहासकारों में कहा जाता है जो कि चंद्रबरदाई एक लेखक था, उसने पृथ्वीराज रासो जो लिखा था उसमें उसने बताया कि मोहम्मद गौरी 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया था। तो इसमें क्या था कि ये बार बार जब भी पृथ्वीराज चौहान जब हरा देते थे तो उसको छोड़ देते थे, फिर छोड़ देते थे। लेकिन असली इतिहासकार कहते हैं कि सिर्फ 2 ही युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ तराइन 1, बैटल ऑफ तराइन 2। ठीक है। तो उस वक्त क्या था, पृथ्वीराज चौहान उस वक्त राजा थे वहाँ के। और उसने पहला युद्ध जब लड़ा तो पहला युद्ध जीत जाते हैं। ठीक है। और इनको राय पिथौरा भी कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, जो कि कन्नौज के गढ़वाल डायनेस्टी के पे राज करते थे। ठीक है। और उसी समय एक मोइनुद्दीन चिश्ती इंडिया आए थे 1191 एडी में, जो कि अजमेर में रुके। अजमेर का जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, जो अजमेर में दरगाह है, इन्हीं के नाम पे पड़ा है। ठीक है। चंद्रबरदाई जो था सॉरी चंद्रबरदाई ने अपनी जो बुक लिखी थी उसमें पृथ्वीराज रासो उसमें सब कुछ अपना वर्णन किया है। ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान का उसमें जो एक खूबी थी कि वो शब्दवेदी बाण चलाना जानते हैं। जब वो दूसरी बार बैटल ऑफ तराइन के युद्ध में जब दूसरी बार वो हार जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसमें चंद्रबरदाई अपनी बुक में जो लिखा है उसमें लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी बाण चलाना आता था, जो कि अभी तक इतिहास में 3 ही लोग को आता था। ठीक है, राजा दशरथ को, राजा प्रण को और पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि इनको पकड़ लिया जाता है और मोहम्मद गौरी जो था इनको लेके चला जाता है अपने यहाँ। ठीक है। तो गजनी जब चला जाता है तो वहाँ पे कहते हैं कि मुझे अपना शब्दवेदी बाण चलाने का आइडिया दीजिए, आप मुझे सिखा दीजिए। तो पृथ्वीराज चौहान उस वक्त मना कर देते हैं। और इनका जो चंद्रबरदाई जो लेखक था फिर गौरी उससे बात करता है कि अगर तुम सिखा दोगे तो मैं तुम्हारे राजा को छोड़ दूंगा। तो उस वक्त क्या होता था कि तब इनको कहा जाता, तब जो थे चंद्रबरदाई वो पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं कि आपको एक मौका मिलेगा और आप उस वक्त गौरी को मार दीजिएगा। तभी एक
लेखक जो थे वहीं, वो एक शायरी के तौर पे बोलते हैं। वो मैंने यहाँ पे लिखा है, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। वो चंद्रबरदाई ये कहते हैं कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर चौहान है, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये शायरी के रूप में कहते हैं, एक कविता के रूप में। और उस वक्त उनको मार देते हैं, वो तीर शब्दवेदी बाण चला करके, जैसे ही राजा कहता है कि खेल शुरू किया जाए, और उसी समय गौरी को मार दिया जाता है, ऐसा चंद्रबरदाई ने कहा है। ठीक है, लेकिन असली इतिहासकार जो कहते हैं कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पहले ही मार चुका होता है, फिर जो जितना भी उनका उसका आशा होता है कि इतना यहाँ खजाना मिलेगा, यहाँ धन मिलेगा, वो नहीं मिल पाता है। तब वो चंदावल का युद्ध 1194 में लड़ता है, बैटल ऑफ चंदावल, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। जयचंद जो बुलाया था उसे, उसी को हराता है। ठीक है, और ये जो गौरी था उस वक्त इसका एक स्लेव हुआ करता था, बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसका कोई बेटा वोटा नहीं था, तो इसके जो गुलाम होते थे उसी को अपना बेटा मानता था। तो उस वक्त एक था बख्तियार खिलजी, जो कि बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटियों को नष्ट कर दिया था। पहला यूनिवर्सिटी था नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि कुमारगुप्त ने बनवाया था। और एक था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो पाल डायनेस्टी के राजा ने बनवाया था। कुमारगुप्त गुप्त काल के राजा थे, गुप्त वंश के। ठीक है दोस्तों, और उसी समय इसके तीन इसके वो हुए, चार जो स्लेब थे, जो गुलाम थे, 4 गुलाम जो थे वहीं आगे चल के राज करते हैं। पहला था एल्दौस, ठीक है, ताजुद्दीन एल्दौस। दूसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर तीसरा था नसरुद्दीन उवाचा, जो कि सिंध पे राज करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली दे दी जाती है। ठीक है, और इसको गवर्नर बना दिया जाता है। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक ही सबसे ज़्यादा काबिल राजा हुए, उन्होंने 1194 ईस्वी में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना की, और 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था इन्होंने। और 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण किया था। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में कराया। उसी समय गौरी की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद काम बंद हो गया था। फिर ये 1229 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, इन्हीं का जो था बेटा इल्तुतमिश आगे चल के राजा होता है। फिर यहीं से आपका दिल्ली सल्तनत चालू होता है, जो कि दिल्ली पे राज करते थे। दिल्ली में ही बनाया गया है। दिल्ली सल्तनत चालू होता है। अब आगे हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का, जो कि स्लेव डायनेस्टी शुरू होता है, चलता है। अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमने जो अरबों का आक्रमण था, मुग़ल इन्वेजन, वो हमने इस वीडियो में देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत, और उसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मुग़ल सल्तनत। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये नोट्स में PDF के रूप में लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।